देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। साइड में बैठ जाओ, ठीक है। क्या है? चैप्टर 5 हमारा है, चैप्टर 5 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है ना। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, और यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किन किन चीजों से मिलकर बने हैं। ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इतना आसान चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने से पहले हमको यह जानना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये किसी चीज को कंबाइन करता है, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी कांस्टेंट को क्या करता है? कंबाइन करता है। और जब कंबाइन करता है तो किसी न किसी साइन के साथ कंबाइन करता है। क्या करता है? किसी न किसी साइन के साथ। जो साइन होते हैं उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे? हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है किसी भी नंबर से या कांस्टेंट या वेरिएबल को क्या करता है? किसी भी साइन के साथ क्या करता है? उसे कंबाइन किए रखता है। क्या करता है? कंबाइन किए रखता है। ठीक है ना। इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अगर उसमें बात करें कि इसमें जो आता है फंडामेंटल ऑपरेशन आते हैं। ठीक है ना। ये फंडामेंटल ऑपरेशंस होते क्या हैं सर बताइए। तो जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, जो आप पढ़ते हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लाइड और डिवाइड, ये जो हमारे साइन होते हैं, क्या होते हैं? साइन होते हैं। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं इसे हम फंडामेंटल ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया। और कोई भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल समझिए क्या होता है? वेरिएबल मींस होता है चर। क्या होता है? चर। वेरिएबल, जो वेरिएबल होते हैं, यानी कि हम कहें सर वेरिएबल तो हमारे किस किस चीज को वेरिएबल हम कह सकते हैं? तो कहेंगे सर ए से लेकर जेड तक जो आप अल्फाबेट लिखते हैं, ए टू जेड तक जितने अल्फाबेट होते हैं, यानी कि 26 अल्फाबेट होते हैं। यस सर। यह जो हमारे नंबर ऑफ अल्फाबेट होते हैं, क्या होते हैं? अल्फाबेट। यह जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, इसमें से किसी को ले लेंगे, वही हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल। जैसे एग्जांपल की बात करें तो कुछ लोग होते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं, ए बी सी लिखते हैं। कुछ लोग बी से याद करते हैं, यानी कि लिखते हैं पी क्यू आर लिखते हैं। कुछ लोग एक्स वाई जेड लिखते हैं। और जो भी वेरिएबल आप लेते हैं, जो भी वेरिएबल आप लेते हैं उसका एक सिस्टमेटिक क्या होता है? एक क्रम होता है, यानी कि एक क्रम में वह जाते हैं। ऐसा नहीं एक वेरिएबल ले लिए उसके बाद सी वेरिएबल ले लिए, बी को छोड़ दिए। ठीक है ना। इस तरीके के वेरिएबल हम लोग नहीं लेते हैं। तो वेरिएबल समझ लें, यानी कि ए बी सी डी यही क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है ना। वेरिएबल में किसी को कोई समस्या? अब उसके बाद वेरिएबल के साथ आप समझिए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जो हमारा कांस्टेंट होता है वह कभी बदलता नहीं। कांस्टेंट का मतलब हम कहें एक न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर होते हैं। ठीक है। यानी कि हम कहें अंकीय नंबर होते हैं, गणितीय संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। जो हमारे कांस्टेंट होते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं आते हैं। जो हमारे कांस्टेंट होते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं आते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3x + 5, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर जिसके साथ एक से तो वेरिएबल टर्म है, तो कौन सा टर्म हो जाएगा? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। लेकिन इसमें पूछा जाएगा कांस्टेंट कौन सा है, तो कहेंगे सर इसमें जो कांस्टेंट है वो हमारा है 5। कांस्टेंट क्या है? 5। कांस्टेंट क्या है? 5। ठीक है ना। ये जो कांस्टेंट रहेगा वो एक सिंगल नंबर ही होगा। ठीक है ना। सिंगल नंबर का मतलब है यह है, ऐसा नहीं कि सिंगल नंबर हम कह रहे हैं यानी कि डिजिट ही होगा, नहीं, वो हमारा क्या हो सकता है? नंबर भी होगा।
सिंगल मतलब यह इसके साथ कोई भी ए से लेके जेड तक अल्फाबेट नहीं आएंगे। समझ आ गया ना? तो आपको समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया। अब अगर मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखता हूँ तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें आती है उसको जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना? तो इसमें हम जानेंगे थोड़ा सा। जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो है हम लोग समझते हैं कुछ ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स के फॉर्मेट में। अगर हम कहें हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे 7x² + 5x + 6, हम कहें चलिए मान लीजिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकते हैं। हम कहेंगे अगर यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सर ये जो प्लस माइनस के साथ जो भी ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे जो इसको हम क्या बोलेंगे, या जो वन पार्ट बोलेंगे। एक एक पार्ट सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, किसके किस साइन के साथ? तो प्लस साइन के साथ। किस साइन के साथ? प्लस साइन के साथ ये आपस में क्या है? जुड़े हुए। आप कहेंगे सर यह होता क्या है? तो इसी को हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। हिंदी में से बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया? यानी कि इसमें कितने टर्म हैं? कहेंगे 1 2 3। तो कितने टर्म है सर इसमें? 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म है, ठीक है ना? और इसमें ऑपरेशंस कितने हैं? तो कहेंगे सर दो ऑपरेशन है, और दोनों ऑपरेशन सेम ही है, यानी कि प्लस का साइन। ठीक है, सुना गया? आगे चले। अब इसमें और जानिए सर, यहाँ पे आप 7x² लिखे हैं, + 5x लिखे हैं, + 6 लिखे हैं, ठीक है ना? एक बात बताइए, या तो आप समझा दिए कि ये हमारे क्या होते हैं? टर्म होते हैं। क्या होते हैं? टर्म, यानी कि पद होते हैं, ठीक। लेकिन सर एक बात बताइए, इसमें 7x² है, आपको समझ में आ रहा है कि ये वेरिएबल फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है? वेरिएबल में। सर ये अगर वेरिएबल है तो इस ये हमारा जो x वेरिएबल है, इसके आगे यह जो बैठा है 7, ये क्या है? इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह होता है गुणांक। क्या होता है? गुणांक होता है, यानी कि कोफिशिएंट होता है। सुना गया? और ये जो सिंगल अकेला बैठा है ये क्या है? तो हम कहेंगे सर ये हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है। सुना गया? इतने सारे चीजें जो है जानना बहुत ही जरूरी है। अच्छा ठीक है सर, हम ये भी समझ गए। एक बात बताइए, यहाँ पे जो सर पे बैठा है या x के पावर पे, x के सर पे बैठा है, इसे क्या बोलते हैं? यानी कि x के जो स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? तो सर आप इसे दो चीजें बोलते हैं, इसे आप पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर, यानी कि इसको हिंदी में घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? पावर, यानी कि घात बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आगे चले, आगे चले। यस सर, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, अब इसमें हमको देखना है अब क्या हमारा बचा है। इसमें आता है लाइक टर्म। क्या आता है? लाइक टर्म। सर किसे बोलते हैं? अनलाइक टर्म किसे बोलते हैं? लाइक टर्म में क्या होते हैं, अनलाइक टर्म में क्या होते हैं? तो लाइक टर्म का मतलब यह समझिए, लाइक का मतलब आप पसंद करते हैं। आप किसी को तब सब पसंद करेंगे जब आपके जैसा होगा, तभी तो पसंद करेंगे। सपोज करिए कि आप बहुत साफ सुथरा कपड़ा पहन के आए, बहुत ही साफ और सुथरा कपड़ा पहन के आए हैं। आपका कोई और भी दोस्त है जो बहुत गंदा कपड़ा पहन के आया, तो क्या आप उसे लाइक करेंगे? आप उसे लाइक नहीं करेंगे, उसे अनलाइक करेंगे। यहाँ पे मैथ में लाइक का सेंस यह है कि सर जितने वेरिएबल होंगे, जो वेरिएबल होंगे, जो भी वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। अगर वेरिएबल हमारे सेम है तो उसे हम कहेंगे सर यह है लाइक टर्म। और यदि वेरिएबल सेम नहीं है, सेम नहीं है, यदि वेरिएबल सेम नहीं है तो इसे हम कहेंगे अनलाइक टर्म। सर एक एग्जांपल बताइए, एक एक। जैसे अगर मैं कहूँ हमारे पास दो टर्म है, एक 7x² y है और दूसरा हमारे पास है 5xy
है। ठीक है ना। तो अब आपको बताना सर क्या यह दोनों लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म? तो आप कहेंगे यस सर यह लाइक टर्म है। क्या है? लाइक टर्म है, क्योंकि हमको इसके कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है किससे, यह दो हमारे जो वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए। यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, तो हमारे जो वेरिएबल है क्या ये सेम है? तो हम कहेंगे सर हमारा जो वेरिएबल है क्या है? सेम है। अगर वेरिएबल सेम है तो कौन सा टर्म हो जाएंगे? लाइक कहेंगे सर ये हमारे लाइक टर्म हो जाएंगे। समझ आ गया? हमारे जो वेरिएबल होंगे वो क्या हो जाएंगे? तो लाइक टर्म हो जाएंगे। अब सर अनलाइक की बात करिए। अनलाइक का मतलब जैसे मैं कहूँ 7x² y, यहाँ पे लिख दूं मैं एक 5z t। तो क्या यह दोनों वेरिएबल सेम हैं? हमको कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल सेम है। यहाँ पे वेरिएबल x y है, यहाँ पे वेरिएबल z t है, तो क्या दोनों वेरिएबल सेम है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वह सेम नहीं है, सेम नहीं है। इसलिए ऐसे टर्म को हम लोग बोलेंगे अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म, लाइक टर्म अनलाइक टर्म समझ आ गया? यस सर। अब इसमें एक और चीज समझिए। आप कहेंगे सर 7x² और y, इसको एक साथ लिख रहे हैं। एक चीज आप बता दिए कि हमारा कोफिशिएंट होता है, यह हमारे जो वेरिएबल टर्म होते हैं। एक बात बताइए, सब जो वेरिएबल इसमें x y है ये एक साथ कैसे जुड़े हैं? एक साथ कैसे जुड़े हैं? तो हम कहेंगे कभी ना कभी इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ होगा। क्या हुआ होगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हुआ होगा तो कैसे रहे होंगे? यानी कि साथ रहा होगा, या x² यानी कि x² रहा होगा, और या क्या रहा होगा? y रहा होगा। हो सकता है यह साथ रहा हो, x मल्टीप्लाइड x होगा और उसके बाद y रहा हो, इस फॉर्मेट में भी रहा हो सकता है ना। इन सब का मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो जाके यहाँ पे यह आया होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जब इससे हम इस फॉर्म में आते हैं इसको हम बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। समझ आ गया? इसमें इतनी सारी चीजें हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। इतने सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है जो कि जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब हम आगे चलते हैं पॉलिनोमियल की तरफ कि पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। यस। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद की जब बात हो ही रही है तो बहुपद में बहुत सारे पद आएंगे। यस सर। बहुपद में बहुत सारे पद आएंगे। अच्छा, इसमें जो पॉलिनोमियल शब्द है इसका मतलब जान लीजिए। पोली का मतलब होता है बहुत, यानी कि मैनी, जिसे हम बहुत कहते हैं। जो नोमियल होता है इसका मतलब होता है पद, यानी जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। इसका मतलब होता है नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी कि टर्म को हम क्या बोलते हैं? पद। जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। जिसमें बहुत सारे पद होते हैं इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिए पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो पॉलिनोमियल की बात करते करते इसमें आप देख रहे हैं कि कह रहा है इट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अभी हम आपको बताएं कि यहाँ पे जैसे आप 7x² देखे हैं, हम आपको बताएं इसको दो नामों से जानते हैं। एक तो इसको पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। दूसरा इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्या होता है? एक्सपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक्सपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट क्या होगा? अब इसमें देखिए एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है ना। और भी इसको हम जब आप लोग बोलते हैं तो इसे डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम आप देखते हैं डिग्री का प्रयोग आप साइंस में करते हैं। किससे पढ़ते हैं? साइंस। जैसे 5 डिग्री, 10 डिग्री, और एंगल में करते हैं, मैथ में करते हैं, लेकिन इसमें एंगल में करते हैं। डिग्री का भी यूज करते हैं, यानी कि जो पावर को होते हैं, पावर का एक्सपोनेंट डिग्री दोनों करते हैं, ठीक है।
तो दिक्कत इसमें एक्सपोनेंट की बात होती है। सिर्फ यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम किसकी चर्चा करेंगे? एक्सपोनेंट की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? एक्सपोनेंट। यानी कि हमारा जो क्या होगा ये एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होगा? एक्सपोनेंट। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लीजिए। जैसे मैं कहूँ 3x² 5x प्लस 2, ये हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिए। क्या ले लिए हैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे बहुत सारे टर्म हैं, बहुत सारे एक्सपोनेंट हैं। तो इसमें जो एक्सपोनेंट है उसका जो मतलब है वह नॉन निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव होना चाहिए। यानी कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, यहाँ पे देखिए कह रहा है व्हिच एक्सप्रेशन इन द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉन निगेटिव इंटीजर्स। यानी कि जो हमारे वेरिएबल होंगे, ये हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल का जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होना चाहिए? यानी वो धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? यानी कि सबके पावर अगर आपको धनात्मक दिख रहा है, नॉन निगेटिव दिख रहा है, यानी कि पॉजिटिव दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर ये हमारा पोलिनोमियल है। क्या है? पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है। लेकिन यदि पावर हमारा क्या दिख जाए? ऋणात्मक दिख जाए, निगेटिव दिख जाए, तो क्या हमारे पोलिनोमियल होगा? आप कहेंगे सर पोलिनोमियल नहीं होगा। तो बताइए क्या ये पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल है? यस सर। कहेंगे यस सर है। अच्छा, इस पोलिनोमियल में कितने टर्म हैं? तो कहेंगे सर 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो अभी हम टर्म के बेसिस पे भी पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल कितने टाइप्स हैं। ठीक है। अब पोलिनोमियल में एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 2x² प्लस 1/3x²। तो क्या यह पोलिनोमियल है? तो आप कहेंगे सर इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2x² होगा प्लस यह ऊपर जब जाएगा 1/3 हो जाएगा, x पे -2 हो जाएगा, x पे -2। तो आपको क्या कह रहा है कि नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव होना चाहिए। यानी कि नकारात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो जब निगेटिव हो जाएगा तो क्या पोलिनोमियल होगा? नो सर। कहेंगे पोलिनोमियल नहीं, यह पोलिनोमियल नहीं। समझ आ गया ना? अच्छा ये बताइए, अगर मैं यहीं पे इसको लिख दूं √x + 5, तो क्या यह पोलिनोमियल होगा? तो आप कहेंगे सर इसको जब आप लिखेंगे x पे, तो रूट का मतलब होता है 1/2। इसका मीनिंग क्या होता है? 1/2 + 5। यह बताइए क्या ऐसा इसमें कहा गया है कि कोई भी इंटीजर होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में होना चाहिए? नहीं कहा गया ना। तो जब यह फ्रैक्शन में दिया तो क्या ये भी पोलिनोमियल होगा? हम कहेंगे सर ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। समझ गया? यानी कि पोलिनोमियल तभी होगा जब मान लो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, और इंटीजर में ऐसे बात नहीं ना हो रही है कि वो फ्रैक्शन होंगे। फ्रैक्शन में नहीं पूछा जा रहा है, तो फ्रैक्शन नहीं होगा, इसीलिए हम कहेंगे हमारा जो है पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना? समझ आ गया? अब देखिए, अगर हम बात करें कि टर्म के आधार पर, टर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर अगर बात करें तो पोलिनोमियल को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। अभी तो फिलहाल आप लोग क्लास 8 में है, जब 9th में पढ़ेंगे तो उसमें पोलिनोमियल को 4 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना? एक क्वाड्रेटिक आता है, चौथा जो आता है एक होता है इसके अगर पद के आधार पर, जिसमें 1 टर्म होते हैं, ओनली 1 टर्म होते हैं, यानी कि सिंगल टर्म होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? जिसमें एक टर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। यानी कि जो हमारा होता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या है? जिसमें केवल 1 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? 1 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? 1 टर्म होते हैं। तो 1 टर्म जिसमें होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। सिंगल टर्म होते हैं, यानी जो 1 टर्म होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? मोनोमियल। क्या कहलाते हैं? मोनोमियल। जैसे मैं लिखूंगा 7x² y 5x 6x 7
तो हमारे क्या होते हैं, इसे हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहेंगे, मोनोमियल। तो मोनोमियल का मतलब क्या होगा, मीनिंग से क्या होगा, जिसमें सर केवल एक ही टर्म होंगे, सिर्फ वन टर्म होंगे, वन टर्म होंगे तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल। सेकंड जो हमारा आता है उसे हम बोलते हैं बायोनोमियल। क्या बोलते हैं, बायोनोमियल। बायोनोमियल बायोनोमियल क्या होता है, तो सर जिसमें टू टर्म होते हैं, कितने टर्म होते हैं, टू टर्म होते हैं, यानी कि इसमें दो टर्म होते हैं, दो पद होते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोनोमियल। क्या बोलते हैं, बायोनोमियल। बायोनोमियल इसमें टू टर्म होते हैं, कितने टर्म होंगे, दो टर्म होंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सर 7x² y प्लस 5, ये हमारे जो है इसमें कितने टर्म है, तो दो टर्म है, और ये दोनों टर्म किसके साथ कंबाइन है, तो कहेंगे सर प्लस साइन के साथ कंबाइन है, और इस प्लस साइन को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, एनी डाउट, नो सर, आगे चलें। यस सर। अब यहाँ पे देखिए, अगर बात करें सर तीसरा कौन सा होता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, यानी कि इसे तीन पद वाला बहुपद कहते हैं। कितने पद, तीन पद, यानी कि इसमें कितने टर्म होंगे, टोटल सर इसमें 3 टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे। जिसमें 3 टर्म होते हैं सर उसे ही हम कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल की बात करें, 3x² प्लस 5x प्लस 2, 3x² प्लस 5x प्लस 2, इसमें अगर आप बात करेंगे तो इसमें कितने टर्म है, कहेंगे सर इसमें 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3 टर्म है, और ये 3 टर्म किसके साथ कंबाइन है, प्लस साइन के साथ। किस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ, और ये जो प्लस साइन होता है इसे तो हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस। ये कौन सा हो जाएगा, इसे हम कहेंगे कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, यानी कि इसे कहेंगे 3 पद वाला बहुपद। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नो सर, किसी को कोई डाउट नहीं सर। यहाँ पे अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। किसे देखेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, सर किसी भी पोलिनोमियल में अगर कोई हमारे पास पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल में जो हमारे वेरिएबल्स हैं, उस वेरिएबल पे जो सबसे हाईएस्ट पावर है, क्या है, सबसे जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जो सबसे हाईएस्ट पावर। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इन केस ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल के केस में अगर बात करें, एक वन वेरिएबल द डिग्री, इन वन वेरिएबल द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। यानी कि किसी भी पोलिनोमियल में, क्या, किसी भी पोलिनोमियल में, यदि किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर सबसे जो हाईएस्ट होता है उसे कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे आप एग्जांपल की बात करें, इसमें एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं x² प्लस y⁴ प्लस y। ठीक है ना, इसमें आप बात करेंगे सर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, इसमें जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा सबसे ज्यादा जो पावर होगा, तो y का सबसे ज्यादा पावर क्या है, 4 है, तो हम कहेंगे सर इस पोलिनोमियल का जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा वह क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4। ठीक है सर, इसको तो समझ गए, कुछ और बताइए। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x² प्लस 5x 7 प्लस 5x 9, y ले लीजिए और यहाँ पे z ले लीजिए। तो बताइए सबसे ज्यादा पावर किस पे है, 9 पे है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, 9 होगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, 9 होगा। अब इसमें देखिए, तो इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, तो 9 क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है ना,
और एक और एग्जांपल की बात करते हैं, एक और एग्जांपल की बात करते हैं सर, एग्जांपल नंबर 3। इसमें देखिए 4x² y4 प्लस 3x² y प्लस 4y प्लस 5। अगर इसमें बात करें, इसमें सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें इस वेरिएबल में हम वेरिएबल के पावर ही देखते हैं। इस वेरिएबल में देखिए यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे 4 पावर है, दोनों पावर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे इसके पावर 2 इसके पावर 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे इसके पावर 1 इसके पावर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर क्या है, कहेंगे सर हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है, तो हम कहेंगे सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 6 होगा। समझ गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो 6 होगा। इस तरीके से हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो आ गया है उसमें, अब इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल को करेंगे, कुछ एग्जांपल को करेंगे और इस एग्जांपल में हम लोग को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है और क्या करना है, ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट एडिशन तो सबको आता है, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इसे देखिए 2 प्रकार से हम जोड़ते हैं। ऐड करने का मतलब क्या है, जोड़ना है। ये हमारे सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व देखिए 2 तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। एक तो ऐसे सीधे लिख दीजिए l² प्लस n², इसको ऐड करना है इसमें तो प्लस लिखिए m² प्लस में n², इसको ऐड करना है प्लस इसमें ऐड करिए m² माइनस l², और इसको भी इसमें ऐड करना है तो प्लस ऐड करिए 2lm 2mn प्लस 2nm। इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे l के पावर 2, तो l के पावर 2 है और भी कहीं l के पावर 2 है, यहाँ माइनस के साथ यहाँ प्लस कर दे, दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म, इनकी कहानी हो जाएगी। यहाँ पे n² है और कहीं n² है, यहाँ पे एक n², यहाँ पे एक n², तो मिल जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, एक 2n²। इनकी कहानी खत्म हो गई, इसको अब लिखना नहीं है हमको। अब यहाँ पे m² है, यहाँ भी m² है, अब इसको जोड़ेंगे तो 2m² हो जाएंगे। अब इसको भी हमको नहीं लिखना है, ये कहानी खत्म हो गया। अब हमको यहाँ पे देखना है 2lm और कहीं रही है, तो कहीं नहीं है, तो हम 2lm लिखेंगे, उसके बाद 2mn लिखेंगे, 2nn लिखेंगे। और इस तरीके से अब हमको कुछ कहीं नहीं मिल रहा है, अब इसमें 2 कॉमन भी कर सकते, क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन। अगर इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, n² प्लस m² प्लस lm प्लस mn प्लस mn, और यही हमारे क्या देंगे, तो हम कहेंगे हमारा आंसर मिलेगा। समझ गया। इस तरीके से हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट जब आएगा तो माइनस का चीज सिंबल लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, उससे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। डिवाइड रहेगा, डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, साइन लगाएंगे, और सब्ट्रैक्ट रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम करते हैं, अब हम बी को सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा सॉल्व हो चुका, बी को हम सॉल्व करते हैं। इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ऐसे इसको भी लिख लीजिए, सॉल्व में लिखिए 7/4, यहाँ पे x³ है, x³ लिखेंगे प्लस 1/4, x² है तो x² लिखेंगे माइनस 8/3। इसमें प्लस करना है किसको, आप कहेंगे सर 3/2, तो 3/2 x³ माइनस 1/2 x² माइनस x प्लस 4/5, प्लस इसमें ऐड करेंगे 5/2 x² माइनस 6x माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x के पावर क्या है, 3 है, और कहीं x पावर 3 है, आप कहेंगे सर यहाँ पे इन दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन इनको एक साथ ले लीजिए, तो 7/4 और यहाँ पे x के पावर 3 प्लस में है, इसको प्लस में लिखिए 3/2 x पावर। अभी यहाँ से हम लिख लिए तो इसको हम यहाँ से कैप कर दें, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पे इसके पावर 2 है और किसी के पावर 2 है, तो क्या इसके भी पावर 2 है और इसके भी पावर 2 है, इन लोगों को एक पास रखिए,
तो 1/4 यानी कि 1/4x²। यहाँ पे क्या आएगा और माइनस में 1/2 x के पावर 2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5/2 x के पावर 2। इसको भी हम नोट कर लिए, इसको भी हम नोट कर लिए, इसको भी हम नोट कर लिए। हमारा x वाला बचता है और यहाँ पे तो -8/3 है, यहाँ पे सिर्फ मम्मी अकेला x है और कहीं भी x दिख रहा है यहाँ पे, इनको लिखिए प्लस के साथ माइनस x लिखिए और यहाँ पर -6 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब बताइए कांस्टेंट हमारे पास बच रहा है यहाँ पे -8/3 और यहाँ पे -7, तो -7 -8/3 को एक साथ लिखिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत सोने आ गया? अब इसे हम आगे सॉल्व करें, तो चलिए इसे हम आगे सॉल्व करें। अब यहाँ पे देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, यानी कि एलसीएम क्या लिखेंगे हम 4। एलसीएम क्या लिखेंगे 4। जब एलसीएम 4 लिखेंगे इससे डिवाइड करेंगे कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम, यानी कि 7 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही होगा। यहाँ पे x के पावर 3 है तो यहाँ भी x के पावर 3 है। प्लस का है साइन तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 का इसमें करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे x की पावर 3 है तो x की पावर 3 होगा। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया कहानी। अब इसको देखिए, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो कहेंगे इसका एलसीएम सर क्या आएगा 4 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा तो यानी पावर यहाँ जाएगा x की पावर 2 हो जाएगा, सिंगल बचेगा। माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ से 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² आएगा। यहाँ पे इसको बाद फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x पे 2 पावर। ठीक है, यहाँ पे प्लस करिए, यहाँ पे करेंगे -6x, यहाँ पर -6x, दोनों को ऐड करेंगे तो -7x हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, एलसीएम 3 होगा और यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा तो हम कहेंगे 1 टाइम जाएगा 3, यहाँ पे 3 है, 1 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम जाएगा, तो कहेंगे सर 3 टाइम जाएगा तो कहेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -21। यहाँ पे कितना टाइम, तो 1 टाइम जाएगा तो -8। इसको हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे तो क्या आएगा 13, यानी कि 13x³ / 4। यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे -2x² है। जब x में से जब 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि -x² आएगा। इस -x² में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर +9x², यानी कि 9x² बाई क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 7x हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो -29, बाहर आएगा तो -29/3 हो जाएगा। अगर कहीं कटने लायक है तो काट दीजिए, नहीं कटने लायक है तो छोड़ दीजिए और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब इस तरीके से हमारा चैप्टर होता है खत्म और अब इसको आराम से एक एक क्वेश्चन घर से करके लाएंगे। तो समझ में आ गया? तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है ना? यस सर।